आतिश अपने घर वालों के साथ मरजान के घर रहने आ जाता है, यानी वो मरजान के घर पर कब्जा करने वाला था। मरजान के घर वाले इस वक्त काफ़ी गुस्से में थे। फिर दोनों घर वालों के लोग एक दूसरे को खुशामदीद करते हैं। आतिश अपनी सौतेली माँ से कहता है, अम्मी आप अंदर जाएं, मुझे ऑफिस में कोई काम है। फिर आतिश अपने भाई और अपनी कज़न के साथ यानी सौतेली माँ की बेटी के साथ ऑफिस में आता है। उधर एक आदमी को देखता है कि इसका चेहरा कुछ नया नया लग रहा है और देखकर आगे चला जाता है। वो दरअसल मरजान का आदमी था। फिर जमाल आतिश से कहता है, भाई आपको लगता है कि वो शादी के लिए मान जाएंगे? आतिश कहता है कि मुझे लगता है कि वो कुछ प्लान करेंगे, लेकिन हमें उसको प्लान को बर्बाद करना होगा। इधर मरजान उस आदमी के पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हें जो कागजात कहे थे वो तुमने तैयार करवा दिए हैं। वो कहता है, जी मैम, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, आतिश साहब यहाँ पर आ चुके हैं। मरजान कहती है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं काम करके अपना सारा कर्जा चुका दूंगी। फिर आतिश की नज़र मरजान पर पड़ती है कि वो उस आदमी के पास खड़ी हुई है। वो सोचता है कि तुम आप क्या प्लान कर रही हो मरजान। काफ़ी देर वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर वो आदमी कहता है कि देखिए मरजान मैम, वो हमारी तरफ ही देख रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मरजान कहती है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसे मेरे प्लान के बारे में पता नहीं चलेगा, तुम बस कागजात तैयार रखो। आतिश कहता है, तुम अब क्या नया प्लान कर रही हो, मुझे जानना होगा। फिर आतिश जमाल से कहता है, मरजान कुछ न कुछ प्लान जरूर कर रही है, इसका पता करके मुझे बताओ। फिर वहाँ से चला जाता है। इधर मरजान के बाबा हैदर साहब और भाई मुराद ऑफिस में आ चुके थे नज़ीर यानी मरजान के कज़न के पास। हैदर साहब कहते हैं कि आतिश ने हमें बुलाया है, यानी शायद कोई बात करनी होगी, मैं अंदर जाता हूँ। नज़ीर मुराद का बाजू पकड़कर खींचता, कहता है, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। नज़ीर कहता है, तुम्हें मेरा काम करना होगा, यानी आतिश को गोली मारनी होगी, वरना मैं तुम्हारी वो वीडियो सबको दिखा दूंगा कि तुमने एक लड़की को अगवा किया हुआ था। शायद मुराद ने किसी लड़की के साथ कुछ गलत किया था, उसकी वीडियो नज़ीर के पास आ चुकी थी। मुराद बहुत घबरा जाता है, कहता है, मैं कैसे मार सकता हूँ उसे। नज़ीर कहता है, ये देखो वीडियो। मुराद वीडियो देखते ही बहुत डर जाता है, कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं ये काम करूँगा, मैं आतिश को गोली मारूंगा। हैदर साहब जैसे मीटिंग रूम में आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर आतिश बैठा हुआ है, यानी हैदर साहब की कुर्सी पर, बॉस की कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये देखकर हैदर साहब हैरान हो जाते हैं। मीटिंग स्टार्ट होने के बाद मुराद कमरे में दाखिल होता है। आतिश कहता है, वापस चले जाओ क्योंकि मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा, तुम देर से आए हो, दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर हैदर साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं। फिर जमाल उठकर मुराद को कमरे से बाहर ले जाने की कोशिश करता है। मरजान कहती है, बस कर दो ये सब। आतिश कहता है, मैंने कहा कमरे से बाहर जाओ। मुराद गुस्से से कमरे से बाहर चला जाता। हैदर साहब ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। मुराद कमरे से बाहर जाकर गन को देखने लग जाता है, यानी वो सोच रहा था बदला लेने का। इधर मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। मरजान को आतिश पर बहुत गुस्सा था। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं काफी देर। मीटिंग खत्म होते ही हैदर साहब उठ के जाने लगते हैं, लेकिन आतिश कहता है, मैंने अभी आपको जाने के लिए नहीं कहा, वापिस आकर बैठे। हैदर साहब बहुत गुस्से में आ जाते हैं। हैदर साहब वापिस आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। फिर आतिश कहता है कि मेरी तरफ से सारे कारोबार का मामला आसली यानी मेरी कज़न संभालेगी मैनेजर के तौर पर। आतिश सारे फैसले खुद करने लग जाता है। मरजान कहती है, तुम सारे फैसले खुद कैसे कर सकते हो, ये तो दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। आतिश कहता है, मैंने तुमसे नहीं पूछा कि मैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जान बहस करने लग जाती है, लेकिन ये तो गलत है, हमें सबका आमला साथ लेकर चलना होगा। आतिश कहता है, जिसको मेरे फैसलों पर इनकार है वो यहाँ से जा सकता है, मुझे उनके साथ कारोबार ही नहीं करना, लेकिन अगर जहाँ रहना है तो मेरे फैसलों का एहतराम करना होगा। मरजान खामोश होकर गुस्से से बैठ जाती है। फिर मीटिंग खत्म होती है। आतिश कहता है, आप सब जा सकते हैं। दर साहब गुस्से से उठकर चले जाते हैं और बाकी सब लोग जाने लगते हैं। आतिश कहता है, तुम यहीं रुकोगी, यानी मरजान को, और असली से कहता है, असली तुम जा सकती हो। आतिश कहता है, मरजान मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मरजान कहती है, अब क्या रह गया है, मीटिंग तो हो चुकी है। इधर मरजान और आतिश की माँ, दोनों माओं के बीच बहस हो जाती है कि किसकी काम वाली यहाँ पर काम करेगी, यानी किसका सवाल माना जाएगा। मरजान की माँ नरमीन साहिबा कहती हैं कि हमारी काम वाली पहले से यहाँ पर काम करती है और उसकी इज्जत है और वो भी मेरा कहना मानेगी। और आतिश की सौतेली माँ यानी मजीन साहिबा कहती हैं, हमारी काम वाली यहाँ पर आपसे काम किया करेगी और सवालात माना करेगी, लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और अपनी काम वाली से कहती हैं कि जाकर इसको सारा कुछ सिखा दो, यानी इनकी काम वाली को, कि कैसे तौर तरीके किए जाते हैं घरेलू खानदान में। इधर आतिश मरजान को कहते हैं, तुम्हें सारे रूल्स समझने होंगे, वैसे तुम्हारी क्या डील थी जो तुम करना चाहती थी, तुमने अभी तक मुझे बताई नहीं। मरजान कहती है, वो पेपर तैयार हो जाएंगे, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। वैसे भी तुम कौन सा शादी के बारे में डील को मानने वाले हो, मैं जा रही हूँ, वैसे भी 2 मिनट की बात हुई थी।
आतिश कहता है अभी नहीं, मुझे बात करनी है, इधर आओ। फिर अचानक मरजान कहती है ठीक है, अब तो सब क्लियर हो गया है ना, तुम्हें जो भी देखना था तुमने देख लिया, मैंने तुम्हें सारे रूल समझा दिए हैं, अब मुझे जाना होगा, काफ़ी देर हो चुकी है। आतिश जाने से पहले कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सारे रूल्स मानने होंगे, मेरा कहना मानना होगा, मेरे खिलाफ नहीं जा सकती तुम, और मैं ये शादी वाली शर्त नहीं मानूंगा। और जान कहती है तो अब मैं जाऊँ? कहती है ये देखो कितना वक्त हो गया है, और वहां से गुस्से से चली जाती है। इधर मरजान किसी से मीटिंग करने जाती है तो आतिश वहां पर पहुंच जाता है, यानी वो जानता था कि मरजान क्या प्लान कर रही है। और जान कहती है तुम यहाँ कैसे? आतिश कहता है अब तो हमारा मिलना जुलना चलता रहे, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। और उसे घर छोड़ने आता है, पीछे से कहता है रुको मेरी बात सुनो, तुम जो भी प्लान कर रही हो वो करना बंद कर दो, क्योंकि सब कुछ बेकार है, मेरा फैसला शादी वाला नहीं बदलने वाला। जान कहती है देखते हैं, अभी तो बहुत वक्त है, और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। पीछे से मुराद नज़ीर को कॉल करता है कि आतिश मेरी आंखों के सामने है, तुम फिक्र मत करो, मैं अपना काम जरूर करूंगा। इधर जमाल आतिश के पास आकर कहता है भाई तुम ठीक हो? जमाल दरअसल आतिश का राइट हैंड था। आतिश कहता है हाँ, कुछ माजी के ख्यालात सोच रहा था मैं। और आतिश की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, वो रोने लग जाता है अपने बचपन के ख्यालात सोचते हुए। ये घर दरअसल आतिश का था जहाँ पर उसने अपना बचपन गुजारा था। फिर आतिश वहाँ के स्टोर रूम में जाता है, जहाँ पर वो सोचता है कि बचपन में मरजान के बाबा उस पर जुल्म कर रहे थे। और वहाँ पर ज़मीन पर बैठकर रोने लग जाता है। मैं अपना बदला आपसे ज़रूर लूँगा, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर मजीन साहिबा यानी अज़िल की सौतेली माँ मरजान को कुछ ड्रेसेस देती है कि शादी की रात तुम ये वाले ड्रेसेस पहनोगी, यानी वो बेहुदा किस्म के ड्रेस होते हैं, नाइट ड्रेस की तरह। मरजान कहती है अभी तो फैसला भी नहीं हुआ, मेरे दिन का फैसला नहीं ले सकती, इस कमरे से निकल जाएं। मजीन साहबा कहती हैं ये पूरा घर ही हमारा है, तो मेरी मर्जी चलेगी, मैं किस कमरे में रहूंगी या नहीं। और वहाँ से चली जाती हैं। उनकी काम वाली ड्रेस लेकर खड़ी होती है, लेकिन मरजान सारे ड्रेसेस को नीचे फेंक कर रोने लग जाती है कि निकल जाए यहाँ से, निकल जाए। पीछे से आतिश आकर सब कुछ देख लेता है। मरजान कहती है निकल जाओ, मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ, तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? आतिश कहता है क्या यहाँ पर कुछ गलत हुआ है क्या तुम्हारे साथ? मरजान कहती है तुमसे शादी हो रही है, इससे ज्यादा गलत क्या होगा? आतिश कहता है खामोश हो जाओ। आतिश दरवाजे पर मरजान की चीखें सुनता था खड़े होकर। इधर असली अपनी अम्मी से कहती है कि आतिश ये शादी नहीं कर सकता, यानी वो आतिश को पसंद करती थी। ज़मीन साहिबा कहती हैं कि तुम ये फैसला नहीं कर सकती, ये फैसला उसका अपना हो। रात को डिनर पर हैदर साहब अपनी चेयर पर बैठने लगते हैं, लेकिन आतिश आकर उस चेयर पर बैठ जाता है, यानी सरबराह वाली चेयर पर। मरजान ये देखकर गुस्से से उठकर चली जाती है कि मेरी भूख मर गई है। इधर आतिश की सतीली अम्मी आतिश से कहती है तो शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम अपने तरीके से बदला ले लेंगे। आतिश कहता है फिक्र मत करे, मैं जो कर रहा हूँ सब कुछ ठीक कर रहा हूँ।
इधर मरजान अपनी दोस्त दैमित से कॉल पर बात कर रही होती है कि मैं इस जाल में फंस चुकी हूँ, मैं नहीं निकल सकती। दैमित यानी नज़ीर की बहन, जो कि मरजान का कज़न है। पीछे से आतिश आ जाता है। मरजान कहती है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। आतिश पकड़ लेता है कि क्या कर रही हो तुम? मरजान कहती है क्या मुझे सांस भी तुमसे पूछ कर लेनी होगी? मेरी जिंदगी पर कितनी मर्जी चलाना चाहते हो? और वह ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह आतिश और जमाल वॉक कर रहे होते हैं। आतिश कहता है ठीक है अब तुम जाओ, मुझे कॉल पर बात करनी है, बाकी मैं खुद कर लूंगा। जमाल कहता है ठीक है, अपना ख्याल रखना भाई, और वहाँ से चला जाता है। फिर आतिश मरजान को कॉल करता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, इधर आओ। मरजान कहती है तुम भी तो आ सकते हो, या हम कॉल पर भी बात कर सकते हैं, मेरा आना जरूरी है क्या? आतिश कहता है हाँ। पीछे से मुराद आकर कहता है क्या हुआ? मरजान कहती है भाई आतिश ने मुझे बुलाया है बात करने के लिए। मुराद कहता है तो मैं फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं जाकर बात कर लेता हूँ। मरजान कहती नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुराद कहता है ठीक है तुम कार में रुको, मैं बात करके आता हूँ। मरजान कहती है आप कुछ उल्टा फैसला मत कर लीजिएगा, पुरसुकून होकर बात कीजिएगा। मुराद कहते हैं टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा, तुम कार में रुको। आतिश मुराद को देखकर गुस्से में आ जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मुराद दरअसल आतिश को गोली मारने आया था। आतिश कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुराद कहता है मैं अपनी बहन की तरफ से बात करने आया हूँ। कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुराद उसको मुक्का मारने लगता है और आतिश से नीचे गिरा देता है। मरजान देख लेती है। मरजान कहती है बस करें लड़ना, दोनों काफी दिल लड़ाई करते रहते हैं। मरजान आतिश को पीछे धक्का देती है, बस कर दो। आतिश वहाँ से जाने लगता है तो मुराद उसे पीछे से गोली मार देता है। आतिश वहीं नीचे गिर जाता है। मुराद कहता है चलो मरजान यहाँ से चलते हैं। मरजान कहती है नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी भाई, इसे ऐसे छोड़कर। और वहाँ पर आतिश के पास भाग कर आती है कि उठो ऊपर। मुराद वहाँ से घबरा कर चला जाता है कार ले। आतिश उठकर कहता है पीछे हटो, मुझे हाथ मत लगाओ। मरजान मरजान कहती है मैं भी तुम्हारे साथ कार में चलूंगी, तुम्हें साथ लो, मैं कार नहीं चला सकती। इतने मुराद घर आकर अपने अम्मी अबू को सब बता देता है कि मैंने आतिश को गोली मार दी है। उसके बाबा उसे मारने लग जाते हैं कि तुम कितने निकम्मे हो, कितनी बार हमें फंसाओगे इस मामलात में, कितनी बेवकूफ़ियाँ करोगे। पीछे से आतिश और मरजान कार में आ जाते हैं। आतिश आकर मुराद को मारने लग जाता है। मरजान कहती है बस कर दो, मैंने गोली मारी थी तुम्हें। यह सुनकर आतिश बहुत हैरान हो जाता है, मरजान को देखने लग जाता है। पीछे से आतिश के घर वाले आ जाते। इतने में आतिश बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सब बहुत परेशान हो गए थे कि क्या किया है तुम सब ने हमारे बेटे के साथ, आतिश के साथ। इधर अस्पताल में असली और ज़मीन साहिबा मरजान को कहती हैं क्या किया है तुमने मेरे बेटे के साथ? जमाल कहता है बस कर दे ज़मीन साहिबा, इसका क्या कसूर? ज़मीन साहिबा कहती हैं तुम इन सब से बच नहीं पाओगी। जमाल मरजान के पास आकर पूछता है कि तुमने देखा है उसे गोली किसने मारी है, बताओ ज़रा। मरजान कहती है मैंने मारी है गोली। जमाल बहुत गुस्से में आकर उसे देखने लग जाता है, कहता है क्या कह रही है तुम, और वहाँ से चला जाता है। पीछे से डॉक्टर साहब कहते हैं आतिश को होश आ गया है, आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। सब घर वाले आतिश के कमरे में चले जाते हैं। मरजान कहती है या अल्लाह तेरा शुक्र है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। आतिश को बाहर से देखने लग जाती है। जान कमरे में आने लगती है, असली दरवाज़ा बंद कर देती है। इधर मरजान के घर वाले परेशान थे कि मरजान ने अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लिया है सारा, तानी वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। फिर आतिश के घर वाले पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ ये किसने किया है। आतिश कहता है मुझे याद नहीं, मेरी कमर उस तरफ थी, मैंने नहीं देखा किसने गोली मारी है। जमाल कहता है अब आप भाई को आराम कर देते हैं, आप कमरे से बाहर जाएं। उनके जाने के बाद जमाल आतिश से कहता है तुम बता क्यों नहीं देते कि मरजान ने ये सब किया है। आतिश कहता है तुम्हें ये किसने बताया? कहता है क्या बात कर रहे हो भाई, मरजान ने खुद मुझे बताया है। मुझे समझ नहीं आ रही वो आपको गोली मारकर बाहर क्यों खड़ी हुई है, और मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। आतिश कहता है तुम फिक्र मत करो, उसकी इसकी कीमत चुकानी होगी, लेकिन अपने तरीके से, हम उनकी तरह नहीं हैं। फिर नज़ीर मुराद से कहता है तुमने उसको अपने पर इल्ज़ाम कैसे लेने दिया मरजान को, तुम इतने बुज़दिल भाई हो। अब बाकी का काम मैं खुद करूँगा, तुमसे तो ये काम हुआ नहीं। फिर असली जमाल से पूछती है कि आतिश ने कुछ कहा तुमसे? वो कहता है नहीं, बस इतना ही कहा है कि अब वो ये शादी नहीं करना चाहता। जहाँ ये सारी बातें सुन लेती है कि क्या वाकई वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, तो फिर मेरे भाई ने उसे गोली मारकर बहुत गलत किया। असली ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि वाकई आतिश मरजान से शादी नहीं कर रहा। उनके जाने के बाद मरजान आतिश के रूम में आ जाती है। आतिश कहता है तुम अब यहाँ पर क्या लेने आई हो? मरजान कहती है तुम क्या मुझसे वाकई शादी नहीं करना चाहते थे? आतिश कहता है क्या अगर तुम्हें ये पता होता तुम मुझे गोली ना मारती। अब नाटक करने आ गई हो, यहाँ से चली जाओ, मुझ पर अपना रहम दिखाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान गया, तुम इतना नीचे गिर सकती हो।
फिर मरजान वहाँ से चली जाती है। बाहर दैमित यानी नज़ीर की बहन मरजान की दोस्त आकर कहती है कि तुम अपने ऊपर ये इल्ज़ाम कैसे ले सकती हो, क्या कर रही हो। मरजान कहती है तुम्हें ये सब किसने बताया। कहती है जाहिर है मेरे भाई नज़ीर ने, उनको मुराद ने बताया होगा। मरजान कहती है मैं ये सब अच्छा ही कर रही हूँ, यानी अपने भाई को खतरे में नहीं डाल सकती मैं। मेरी ज़िंदगी वैसे ही उलझ चुकी है, क्या होगा अगर थोड़ा और उलझ जाएगी तो। वो दोनों उठकर वहाँ से चली जाती हैं। पीछे से नज़ीर गुस्से में आ जाता है आतिश को मारने। कमरे में जाकर आतिश का गला घोटने ही वाला था कि आतिश उसको देख लेता है और मारने लग जाता है। आतिश कहता है अपने औकात से ज़्यादा ऊंचे काम नहीं करने चाहिए तुम्हें। पीछे से मरजान कमरे में आ जाती है। आतिश कहता है ये तो मुझे हालचाल पूछने आया था, नेक तमन्नाएं देने आया था, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। मरजान कहती है आतिश तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं। आतिश कहता है नहीं, बाहर जाओ। इधर मरजान के घर वाले डिनर करने लगते हैं। आतिश के घर वाले आकर कहते हैं जब तक आतिश ठीक नहीं हो जाता, यानी इस घर का सरबराह इधर कोई भी सुकून से खाना नहीं खाए। इधर नज़ीर कहता है मरजान तुम्हें खुद पर इल्ज़ाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लूँगा। मरजान कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। नज़ीर कहता है मैं उससे जाकर मिन्नत भी करनी पड़ी तो करूँगा, क्योंकि तुम मेरी इज्जत से ज़्यादा अहम हो, मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकता, और अगर इस तरह मामला ना बना तो मैं उसके गले में गोली भी मार सकता हूँ। मरजान कहती है तो आतिश को गोली मारने से तुम्हें क्या फ़ायदा मिल जाएगा। हाँ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है यह सब करने की, मैं सबको संभाल सकती हूँ। ये कहकर वो कमरे में चली जाती है आतिश के पास। आतिश देख कर कहता है तुम बहुत ढीठ हो, फिर से आ गई हो। मरजान वहाँ पर बैठ जाती है। आतिश देर में सोचता है पता नहीं ये क्या चाहती है, या अल्लाह मुझे सब्र दे। मरजान वहाँ पर बैठकर बुक पढ़ने लग जाती है और आतिश उसे देखता रहता है। फिर आतिश को दर्द होता है। मरजान भाग कर आती है तुम्हें कुछ चाहिए। आतिश कहता है नहीं, यहाँ से निकल जाओ। मरजान कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ये सब क्यों कर रहे हो। आतिश कहता है बस यहाँ से जाओ, मुझ पर गोली चलाना काफ़ी नहीं था क्या। फिर वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि मैं ये सब कुछ नहीं होने दे सकती, मुझे जानना होगा कि ये क्या जाता है। फिर आतिश के पास आकर कहती है 180 दिन का क्या मामला है, तुम इतने दिन शादी क्यों रखना चाहते हो मुझसे, वैसे भी कारोबार और घर तुम्हारे हवाले हो ही जाएगा, फिर मुझसे शादी करने का क्या मकसद है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या। देखो तुमने हम दोनों को किन हालात में लाकर खड़ा कर दिया है, आखिर तुम कर्जा चुकाकर हमारी मदद कर रहे हो या दुश्मनी निकाल रहे हो, ये कैसी मदद हुई। आतिश कहता है मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, हर चीज़ में फ़ायदा ढूंढ ही लेता हूँ। मरजान कहती है तो 180 दिन का क्या मामला है। आतिश कहता है तुम्हें समझने की कोई ज़रूरत नहीं। आतिश उसका पानी लेने लगता है। मरजान कहती है रुको मैं देती हूँ। आतिश कहता है पीछे हटो, मुझे कोई मदद की ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। फिर आतिश उठने लगता है, उसे चक्कर आते हैं। मरजान करीब आकर उसे पकड़ लेती है कि रुको। काफ़ी देर वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर मरजान पीछे होकर चली जाती है। इधर आसली गार्डन में जमाल के साथ बैठी थी कि अच्छा हुआ आतिश उससे शादी नहीं कर रहा। जमाल की शक्ल देखकर लग रहा था कि शायद ये असली को पसंद करता है। जमाल कहता है तुम्हारी ज़ुबान पर हर वक्त आतिश ही रहता है, तुम्हें क्या पता। असली कहती है इसका क्या मतलब हुआ। जमाल उठकर वहाँ से चला जाता है। इधर मरजान आतिश के लिए पानी लेकर आती है और आतिश सोया हुआ होता है। आतिश नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था, यानी किसी लड़की का नाम ले रहा था, एलोइल करके कुछ। मरजान सुनने के लिए उसके करीब आती है कि ये क्या नाम ले रहा है। उसके पास आकर कान से सुनने की कोशिश करती है और कहती है कि ये एलोइल कौन है। मरजान सोचती है कि ये शायद किसी और से प्यार करता था तो फिर मुझसे शादी क्यों करना चाहता है। सुबह हो चुकी थी। आतिश की आंख खुलते ही वो देखता है कि मरजान सामने सोफे पर लेटी हुई थी। आतिश सोचता है कि ये मेरी खातिर सारी रात इधर रही मेरे साथ, यानी इसका कौन सा रूप अच्छा है जो ये दिखाना चाहती है या जो ये छुपा रही है। कौन सा चेहरा इसका असली है। पहले मुझे गोली मारी और अब मेरे साथ यहाँ पर। फिर मरजान की आंख खुलती है तो आतिश दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाता है। मरजान कहती है तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं। आतिश कहता है नहीं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं, पीछे हटो। मरजान कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती क्योंकि डॉक्टर ने भी इजाज़त नहीं दी। आतिश कहता है कसम से मैं वाकई बोर हो चुका हूँ, पीछे हट जाओ, मैं तुम्हारे हुक्म का पाबंद नहीं हूँ। मरजान जिद करती है नहीं हटूंगी। पीछे से अचानक जमाल कमरे में आ जाता है। मरजान पीछे हट के कमरे से जाने लगती है और कहती है कि इसका टेम्परेचर चेक करवा लेना डॉक्टर से, इसकी तबीयत शायद अभी ठीक नहीं हुई जाने से पहले, क्योंकि ये नींद में कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा था। दोनों घबरा जाते हैं। आतिश कहता है क्या मतलब, क्या सुना तुमने। मरजान कहती है कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन तुम एलोइल करके कुछ कह रहे थे, और वहाँ से चली जाती है। आतिश कहता है कि तुमने गलत सुना है उसके जाने से पहले। फिर मरजान सुनकर वहाँ से चली जाती है। आतिश से कहता है कि भाई क्या आपको लगता है कि उसे कुछ समझ आ गया होगा। आतिश कहता है अगर उसे कुछ समझ आ गया होता तो इतनी पुरसुकून नहीं होती।
इधर आतिश घर आ जाता है और सारे घर वाले इसका हालचाल पूछने लग जाते हैं। फिर वह मुराद की तरफ देखकर कमरे में चला जाता है। नरमीन साहबा यानी मरजान की अम्मी से पूछती है कि आतिश ने तुमसे कुछ कहा, यानी तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया? मरजान कहती है नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई अभी, उसने अभी तक कोई भी गवाही नहीं दी, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता, मुझे इतना पता चला है। ये कहती है जो भी हो उसको मनाओ, ये डील टूटनी नहीं चाहिए, चाहे उसकी मिन्नत करो। मरजान कहती है ये मेरी जिंदगी है, आप सब मेरे साथ क्या कर रहे हैं? क्या पता वो डील ना खत्म करे, शादी ना करना चाहता हो। और गुस्से से मरजान वहाँ से चली जाती है। हैदर साहब कहते हैं मुझे जाकर खुद बात करनी होगी आतिश से। नरमीन साहब कहती हैं रुक जाए, पुरस्कून हो जाए, उसका फैसला सुनने देखे वो क्या चाहता है। इधर जमाल कमरे में आतिश से कहता है कि भाई आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उसका मुराद का मुंह तोड़ देता। मेरे अंदर का शैतान जाग रहा है, आप मुझे क्यों पुरस्कून करते रहते हैं? आतिश कहते हैं रहने दो, हम उसे अपने तरीके से देख लें कि हम उनकी तरह नहीं हैं, सारे मामला अपने तरीके से देखने होंगे, और वैसे भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीछे से मरजान कमरे में आ जाती है। मरजान कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मुराद वहाँ से चला जाता है। आतिश कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मरजान कहती है तो तुम क्या वाकई मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तो ये डील खत्म कर रहे हो क्या? मैंने तुम्हें गोली मारी, ये मेरी गलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम डील खत्म कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे शादी नहीं करते, वरना मैं तुम्हें गोली ना मारती। जैसे जमीन साहिबा आकर सारी बातें सुन लेती हैं और कमरे में आकर मरजान पर चिल्लाने लग जाती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को गोली मारने की? हाँ, और मरजान को थप्पड़ मार कर कहती हैं कैसी हिम्मत हुई तुम्हारी? आतिश कहता है पुरसुकून हो जाए। जमीन साहिबा दूसरा थप्पड़ मारने लगती हैं। आतिश उनका हाथ पकड़ लेता है, बस कर दें, क्या कर रही हैं आप? और जमीन साहिबा गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं। फिर आतिश मरजान को देखने लग जाता है। मरजान रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आतिश पीछे से खड़ा होकर सोचता है आह जमीन अम्मी, आह ये आपने क्या कर दिया? जान बाहर आकर गार्डन में रोने लग जाती है। दिल आतिश जमीन साहिबा के पास जाकर कहता है अम्मी आप ये ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाँ, वो भी एक औरत है और आप भी एक औरत है, आप एक औरत होकर एक औरत पर हाथ कैसे उठा सकती थी? जमीन साहिबा कहती हैं अभी तो तुमने मुझे रोक लिया, वरना मैं उसके वो हालत करती कि तुम देखते। उसने कैसे हिम्मत की कि तुम्हें गोली मारे? तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? पीछे से आसरी और जमाल कमरे में आ जाते हैं। असली कहती है अम्मी क्या हुआ? जमीन साहिबा कहती हैं मरजान ने से गोली मारी है। असली कहती है मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। आतिश कहता है रुक जाओ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, जो करना हुआ मैं खुद कर लूँगा, उससे इसकी कीमत चुकानी होगी, हम अपने तरीके से करेंगे, हम उनकी तरह नहीं हैं। आप सब पुरसुकून हो जाए, इसलिए मैंने आप सबको कुछ भी नहीं बताया है। हमने इतने सालों इस दिन का इंतज़ार किया है और आप आज इस दिन को ऐसे बर्बाद कर देंगे अचानक पुरजोश होकर। हमें होश से काम लेना होगा, जोश से नहीं। इधर कामबल आकर कहती है कि बाहर पुलिस आई है हैदर साहब, और वो आतिश साहब को पूछ रही है। हैदर साहब कहते हैं उन्हें अंदर लेकर आओ। मरजान घबरा जाती है। हैदर साहब कहते हैं तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, खामोश रहोगी। पुलिस आकर आतिश से पूछती है कि आतिश साहब आपने देखा था कि आप गोली किसने चलाई थी? आतिश मरजान के तरफ देखने लग जाता है। काफ़ी देर वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर आतिश कहता है नहीं मैंने नहीं देखा, मेरा मुँह दूसरी तरफ था। मरजान हैरान थी कि इसने क्यों नहीं बताया। फिर पुलिस वाले दस्तखत करवा कर वहाँ से चले जाते हैं कि आपका दिन अच्छा हो। मरजान कहती है तुमने क्यों नहीं बताया? आतिश कहता है तुम्हें इतनी छोटी सज़ा नहीं मिलेगी, इससे कहीं ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी। फिर जमाल एक बॉक्स लेकर आता है, उसमें शादी का जोड़ा था। आतिश शादी का जोड़ा पकड़कर मरजान के मुंह पर मारता है कि ये लो, आज हमारी शादी है। इधर आतिश अपने घर वालों की कब्र पर आया हुआ था और सारी बातें कर रहा था कि आप फिक्र मत करें, आपका बदला मैं चुन चुन कर लूँगा, अपने माँ बाप का, अपनी बहन का, इस मट्टी की कसम खाता हूँ। और इधर मरजान शादी का जोड़ा कमरे में देखकर रो रही थी। फिर नज़ीर हैदर साहब के पास आकर कहता है फिक्र मत करें, मरजान को ये शादी करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बात माने, मरजान को मेरे साथ भेज दें, मैं सारा कर्जा चुकाने के लिए तैयार हूँ, और आप मरजान को उससे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना मैं आपके बेटे मुराद की ये वीडियो दिखा दूंगा कि उसने एक लड़की को अगवा किया था। हैदर साहब मान जाते हैं। इधर मरजान किचन में पानी पीने आती है तो ज़मीन साहब आकर कहती हैं अपनी हालत देखो, आज तुम्हारी शादी है और तुम्हारे बालों की क्या हालत है, और उसके हाथ से गिलास पकड़कर फेंक देती हैं कि तुम्हारे दिन ये वाले पुरसुकून अब दोबारा नहीं आएंगे, तुम्हें क्या लगता है शादी करके मुझसे बच जाओगी? और मरजान वहाँ से चली जाती है। इधर मरजान की अम्मी शादी की तैयारियाँ करवा रही थी। असली ज़मीन साहिबा तो कहती है कि मुझे ये सारी तैयारियाँ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है, इसको ये शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह करे कोई मौजज़ा हो जाए, ये शादी रुक जाए।
इधर दैमित मरजान से कहती है कि कोई ज़रूरी काम ना होता तो मैं तुम्हारे साथ रुक जाती, लेकिन मुझे अभी काम से जाना होगा, लेकिन फिक्र मत करो, शादी से पहले मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। मरजान कहती है मुझे जेल में डाल दे, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती। दैमित कहती है क्या हो गया है, ऐसे जुर्म के लिए क्यों जेल जाना चाहती हो जो तुमने किया ही नहीं। पीछे से आतिश कमरे में आ जाता है और दैमित वहाँ से चली जाती है। मरजान आतिश को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आतिश मरजान के करीब आकर उसके हाथ में अंगूठियाँ पहनाने लग जाता है। मरजान कहती है पीछे हटो। आतिश कहता है तुम जितना जोर लगाना है लगा लो, लेकिन ये अंगूठियाँ तुम जितनी बार हाथ से उतारोगी उतनी बार ही पहननी पड़ेंगी तुम्हें, और ज़बरदस्ती करनी है तो कर लो। मैं काफ़ी देर तुमसे लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पर मेरे पास बहुत वक्त है। और उसके कान के पास होकर कहता है तुम मेरे हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती, शादी तो तुम्हें करनी होगी, आधा घंटा रह गया है, तैयार हो जाओ। वहाँ से जाने लगता है। मरजान पीछे से कहती है मैं ये शादी नहीं करूँगी। आतिश कहता है देखते हैं क्या होता है। आतिश कमरे से बाहर जाने लगता है। पीछे से हैदर साहब आ जाते हैं, मरजान के बाबा। मरजान के बाबा उसके पास आकर कहते हैं तुम्हें शादी करने की जरूरत नहीं, यहाँ से जाओ बेटी, भाग जाओ, ये लो गन। वो कहती है इस बार मैं नज़ीर के साथ नहीं जाऊँगी। उसके बाबा कहते हैं नज़ीर का इससे कोई लेना देना नहीं, मैंने कोई और रास्ता ढूंढ लिया है, हम पैसे खुद चुका देंगे, तुम यहाँ से जाओ। मरजान कहती है अगर बाबा हमारे पास पैसे हैं तो मुझे क्या भागने की जरूरत, आप उसे पैसे दे दे, मैं शादी नहीं करूँगी। कहता है बेटी क्या पता अगर आतिश तुम्हें ऐसे ना छोड़े क्योंकि तुमने उसे गोली मारी है, पैसे तो हम दे देंगे लेकिन वो तुमसे शादी जरूर करेगा, मुझे पता है वो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा, अगर शादी ना भी की तो तुम्हें जेल में डाल दे। इधर नज़ीर अपने आदमियों को कह रहा था कि कश्ती तैयार रखो, मरजान के आते ही हम यहाँ से निकलेंगे। मरजान कहती है बाबा मुझे गन नहीं चलानी आती। उसके बाबा कहते हैं बेटा तुम्हें अपने पास रखनी होगी अपनी सेफ्टी के लिए। इस मरजान की अम्मी कमरे में आकर कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है। मरजान के बाबा वहाँ से चले जाते हैं। मरजान की अम्मी आकर वहाँ पर खड़ी होकर मरजान को इशारा करती हैं कि क्या हुआ है। इधर आतिश जमाल से कहता है कि मुझे लगता है कि हैदर कोई प्लानिंग कर रहा है, उसकी नज़रें देखकर लग रहा है। जमाल कहता है फिक्र मत करें, सारे आदमी चुकन्ने हैं भाई। इधर मरजान रिंग उतार रख देती है कि मुझे अब तुमसे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं, और वहाँ से जाने लगती है। पीछे से आतिश आ जाता है कि क्या हुआ है, कि गड़बड़ है। मरजान कहती नहीं मुझे तैयार होना है, यहाँ से जाओ। मैंने कहा यहाँ से जाओ। आतिश कहता है तो ये रिंग तुमने क्यों उतारी है, मैंने तुम्हें कहा था कि ये उतारो। मरजान कहती है तुम बहुत ढीठ इंसान हो, ये देखो मैंने पहन ली है, अब जैसे जाओ। आतिश कहता है तुम मुझसे भाग नहीं सकती, तुम्हें क्या लगता है मैं कितना भोला हूँ, तुम्हारी नज़रें मुझसे सब कुछ नहीं छुपा सकती। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर मरजान जैसे ही भागने लगती है दरवाजे से सामने से आतिश आ जाता है। कहता है क्या हुआ, कहाँ पर जा रही हो, मैंने कहा था ना तुम मुझसे नहीं भाग सकती, तुम्हें नज़ीर पर इतना भरोसा है। मरजान कहती है नज़ीर का क्या मामला है। इधर आतिश जान चुका था कि इसको नज़ीर के बारे में नहीं पता, यानी इसके बाबा इसे धोखे से यहाँ से भेज रहे हैं। आतिश कहता है चलो कमरे में। पीछे से मरजान के बाबा हैदर साहब आकर आतिश के साथ वार करते हैं। आतिश बेहोश हो जाता है। मरजान कहती है क्या किया बाबा आपने। उसके बाबा कहते हैं चलो यहाँ से जल्दी। मरजान के जाने के बाद पीछे से वो मुराद को कहते हैं कि चलो इस कचरे को ठिकाने लगाते हैं, और आतिश को उठाकर उसी कमरे में फेंक आते हैं जहाँ पर वो बचपन में इस पर जुल्म किया करते थे। इधर मरजान जाने लगती है, असली से देख लेती है और कहती है कि अच्छा है तुम यहाँ से जा रही हो, मेरे लिए तो अच्छा ही होगा, जल्दी यहाँ से चली जाओ। मरजान अपने बाबा को कहती है कि आतिश ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं। मुराद कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, यहाँ से जल्दी निकलो। मरजान उसे चली जाती है। इधर जमाल आतिश को कॉल करता है कि भाई कॉल उठाए, मुझे आपको कुछ बताना है। और एसली और रबीन साहिबा के पास आकर पूछता है कि आपने भाई को देखा। उन्होंने कहा वो कमरे में ही होगा क्योंकि उसकी आज शादी। जमाल कहता है ठीक है मैं जाकर भाई को देख लेता। इधर मरजान रास्ते में अपने भाई को कॉल करती है कि भाई क्या आतिश ठीक है। मुराद कहता है हाँ वो ठीक है, उसने बस हटकी से लड़ाई की बेहोशी से उठकर, लेकिन अब सबको ठीक है। मरजान कहती है ठीक है मैं पहुंचने वाली हूँ, मैं रास्ते में हूँ। इधर आतिश बेहोशी की हालत में सोच रहा था कि उसे मरजान आकर उठा रही है, यानी बचपन के ख्यालात। यानी आतिश और मरजान बचपन में दोस्त हुआ करते थे। आतिश का नाम बचपन में ताहिर था। वो ताहिर ताहिर बोलकर उसे उठा रही थी कि उठो ताहिर। आतिश ने अपना नाम बदलकर अपनी पहचान छुपाने के लिए ताहिर से आतिश रखा था। आतिश की आंखें खुलती हैं। आतिश को लगता है यहाँ पर मरजान मौजूद है, उसे उठा रही है। अचानक आतिश की आंखें खुलती हैं कि मरजान यहाँ पर मौजूद नहीं। ऊपर से जमाल, आसरी और ज़मीन साहिब आ जाते हैं कि आतिश क्या हुआ तुम्हें। आतिश उठकर कहता है कि उन्होंने पीछे से मुझ पर वार किया, पता नहीं कौन था, लेकिन वो भाग गई है। उसने मुझे धोखा दिया, वो कैसे भाग सकती है, मैं कैसे उनके जान में फंस सकता हूँ। जमाल कहता है भाई हम उसे कैसे ढूंढेंगे, लेकिन शायद मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है। मैं यही आपको बताने आ रहा था कि मेरे एक आदमी ने नज़ीर को कश्ती के पास देखा।
उसने उसकी वीडियो बनाकर भेजी है। मैं आपको यही दिखाने के लिए कॉल कर रहा था। हो सकता है मरजान उसके साथ भागने वाली। आतिश कहता है नहीं, वो नज़ीर के साथ कभी भी नहीं जा सकती क्योंकि वो नज़ीर से नफरत करती है। फिर आतिश सोचता है कि मरजान से जब उसने नज़ीर का जिक्र किया था तो वो हैरानी से पूछ रही थी कि नज़ीर का क्या मामला है। आतिश जान चुका था कि मरजान को उन्होंने धोखे से वहाँ पर बेचा है। आतिश कहता है मतलब मरजान नहीं जानती कि वो नज़ीर के साथ जाने वाली है, मुझे जाकर उसे बचाना होगा। और वहाँ से जाने लगता है। असली कहती है तुम्हें जाकर उसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाने दो उसे, अच्छा ही हुआ वो यहाँ से चली गई। आतिश कहता है नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। आतिश अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर मरजान जा रही होती है, उसे कोई वीडियो सेंड करता है, यानी आतिश के उस वीडियो में नज़ीर कश्ती के पास खड़ा हुआ नजर आ रहा था। मरजान सामने देखती है कि नज़ीर कश्ती के पास खड़ा है। मरजान समझ चुकी थी कि उसके बाबा ने उसे धोखा दिया है। पीछे से आतिश बाइक लेकर वहाँ पर आ जाता है, मरजान को देखने लग जाता है। वो जानता था कि मरजान खुद उसके पास आएगी। मरजान नज़ीर और आतिश दोनों की तरफ देखकर कहती है या अल्लाह मैं क्या कर। इधर आतिश तैयार होकर शादी में आ चुका था। सारे घर वाले हैरान थे। जान के घर वाले सोच रहे थे कि मरजान तो भाग चुकी है, यानी सबको इल्म था और ये तैयार होकर यहाँ पर क्यों आया। पीछे से मरजान काला लिबास पहन कर वहाँ पर आ जाती है, यानी सफ़ेद शादी का जोड़ा नहीं पहना था उसने। आतिश की जिद में उसने काला शादी का जोड़ा पहना था। सारे घर वाले हैरान थे कि ये यहाँ पर कैसे है। आतिश कहता है अच्छी बात है, ये रंग तुम पर अच्छा लग रहा है। मरजान कहती है ये ना सोचना कि तुम जीत गए। आतिश कहता है मैं तो जीत चुका हूँ। मरजान कहती है मैं 180 दिन से पहले ही शादी खत्म कर दूंगी। आतिश कहता है तो कितने दिन है तुम्हारे पास, सोचो। मरजान कहती है बस देखते जाओ। फिर उन दोनों का निकाह होता है। निकाह के दौरान मरजान रोने लग जाती है। निकाह के बाद सब लोग तालियां बजाने लग जाते हैं और आतिश आगे चल कर जाता है और सोचता है कि सबको अपनी कीमत चुकानी होगी। पीछे से मरजान आतिश के पास चल कर जाती है। आतिश अपना हाथ मरजान के आगे करता है, यानी इनके हर वायद थी कि बड़ों का हाथ, यानी जिनका हुक्म हमें मानना हो उनका हाथ हमें इज्जत से चूमना होता है। आतिश उसको ये जाहिर करवा रहा था कि अब उस पर उसका हुक्म चलेगा।